नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो पोडी वासियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम धामी ने 328.59 लाख लागत से बने चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रोजेक्ट हॉस्टल का भवन का लोकार्पण किया है। साथ ही उन्होंने 2908.55 लाख की लागत से निर्मित कोला पातल ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना और विकास भवन परिसर में जिला योजना के तहत 87.92 लाख की लागत से अर्थ एवं संख्या विभाग के अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया है। जबकि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत 740 लाख की लागत से बड्डा चमना बुरासी मोटर मार्ग के डामरीकरण पक्कीकरण का कार्य किया है। इसी के साथ 1161.32 लाख की लागत से मरचला सरायखेत बेजरो पोखरा सतपुली बंघाट घड़ियाल कांसखेत पोडी मोटर मार्ग का सुधारीकरण कार्य किया है। इसी के साथ सीएम ने 650 लाख की लागत से पोडी देव प्रयाग गजा जाजल मोटर मार्ग के तहत सड़क सुरक्षा कार्य तथा 342.15 लाख लागत की राशि योजना के तहत विकासखंड कोट में कार्यालय भवन के नव निर्माण कार्य किए हैं। राज्य योजना के तहत 2229.47 लाख की लागत से महावीर चक्र विजेता शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रांसी स्टेडियम के विस्तारीकरण के कार्य और 1736.28 लाख की लागत से एनआरडीडब्ल्यूपी और जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत सवरखदाल कोतखाल ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का शिलान्यास किया। भारत माता मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री गणेश चंद्र जो कि भारत सरकार में पूर्व राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने 1972 में रुड़की से IIT किया है, वो उन्होंने अनुसूचित की चर्चा कर रहे थे अपने संबोधन से इस कार्यक्रम का समापन। आज पौड़ी विधानसभा के इस लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर अभी हम सब जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, प्रोटोकॉल के मंत्री, सहकारिता के मंत्री और आप सबके बीच में लगातार जिनका प्रवास रहता है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और आप सबके अत्यंत ही प्रिय आप सब लोग ने जिनको अपना पैरोकार बनाकर, जिनको अपना वकील बनाकर इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया, सेवा करने का अवसर प्रदान किया, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश कोहली जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महंत दिलीप रावत जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी, नगर पालिका अध्यक्ष भाई यशपाल दिनाम जी, प्रमुख कोर्ट श्रीमती पूर्णिमा नेगी जी, प्रमुख कलजीखाल बीना राणा जी, प्रमुख एकेश्वर श्री भाई नीरज पात्री जी, उपाध्यक्ष गो सेवा समिति और हमारे वरिष्ठ नेता पंडित राजेंद्र अग्रवाल जी, जिला महामंत्री भाजपा भाई जगत किशोर बंटवाल जी, हमारे जिलाधिकारी जी जोगदंडे जी, रेणुका जी, पौड़ी एसएसपी, पूर्व राज्य मंत्री भाई सुदर्शन नेगी जी, क्रांति किशोर नेगी जी, मंडल अध्यक्ष जयपाल बिष्ट जी, अनिल गोसाई जी, अनिल नेगी जी, सुधीर जोशी जी, युवा मोर्चा श्री सौरभ नोटियाल जी, यहाँ के प्रभारी श्री धनानंद जी, राजकुमार पुरी जी, गणेश नेगी जी, राजेंद्र टमटा जी, सुनीता विद्यार्थी जी, राकेश रचना बुटोला जी और मंच पर विराजमान अब सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिला पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के पदाधिकारी, दूरस्थ क्षेत्र से पहुंची हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु, कर्मचारी बंधु, पत्रकार मित्र और छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने जो बहुत ही गर्मजोशी से और बहुत
जोश से आप सब लोगों ने मेरा और हमारे सभी साथियों का यहाँ पौड़ी आगमन पर जो बहुत जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया है, मैं भी अपना शीश झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज जो हमारी पौड़ी, ये सांस्कृतिक नगरी पौड़ी पर आने पर मैं अभिभूत हूँ। मैं देख रहा हूँ पहले भी मैं एक कार्यक्रम में, एक नहीं 2 कार्यक्रमों में मैं इस मैदान में आया था। एक कार्यक्रम में श्री टीवीएस रावत जी का जब यहाँ से नामांकन हुआ था, जनरल खंडूरी साहब ने जब उस समय विधानसभा का चुनाव लड़ा था धुमा कोट से, उनका नामांकन हुआ था, इसी प्रांगण में मैं आया था। एक बार परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम था, उस समय ये पौड़ी आया था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं और आज यहाँ पर बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर हुआ है। मैंने 4 जुलाई 2021 से मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक हमने पिछले 4 महीने में हमारी सरकार ने 400 नहीं 500 से भी ज्यादा फैसले ले लिए हैं और लगातार, जैसे मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत सारे विषयों के बारे में यहाँ से बता दिया, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूंगा। अभी जैसे आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ पर धन्यवाद कर रही थी, हमारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग धन्यवाद कर रहे थे और ये पौड़ी जो आंदोलन की भूमि है, हमने आंदोलनकारियों का भी जो उनके आश्रितों को दिया जाने वाला पेंशन था, उस पेंशन को पति या उनके पत्नी दोनों आश्रितों के लिए भी करने का हमने निर्णय किया है। साथ में जो 3100 रुपया पेंशन मिलती थी उसको हमने 4600 रुपया किया है। इसी प्रकार से जो 5100 पेंशन मिलती थी उस पेंशन को हमने 6000 रुपये करने का निर्णय लिया है। हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले ब्लॉक प्रमुख हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, उप प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी को हमने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए कि वैसे तो हमारे अधिकांश ग्राम प्रधान और हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थोड़ा बहुत उनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है, ये मानदेय की वृद्धि को कभी पैसे से या उनके रुपयों की राशि से उसका तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमने कहा है कि ये लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो त्रिस्तरीय पंचायत को पूरे देश के अंदर मजबूत करने का जो संकल्प लिया है, उस कड़ी में हमने भी कहा कि हम उनका प्रोत्साहन करेंगे, क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं को आम जनता और सामान्य जनता तक ले जाने का कोई काम करता है तो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि करते हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि हमारी सरकार उनका प्रोत्साहन करेगी। आज मुख्य सेवक के रूप में मुझे बेहद खुशी होती है कि जहां जहां पर भी मैं जाता हूं, हमने मातृशक्ति के लिए लगातार, क्योंकि कोरोना महामारी हो या राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करने वाली हमारी बहनें हो, उन सभी बहनों के लिए हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि कोरोना महामारी के दौरान उनके बहुत सारे काम धंधे जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करती थी, उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनके काम लगातार होते रहे, लेकिन महामारी के आने से उनके काम रुक गए और रुक जाने से बहुत सारा जो उनका सामान था, कोई बुनाई का काम करते थे, कोई सिलाई का काम करते थे, कोई जो है मसाला बनाने का काम करते थे, कोई अचार बनाने का, कोई मुरब्बा बनाने का काम करते थे, अलग अलग स्थानों पर कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का काम करते थे। उनको अपने इस महामारी के दौर में वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज उनके लिए घोषित करेंगे। और हमने केवल पैकेज ही घोषित नहीं किया, ऐसे पैकेज हमने हर क्षेत्र में घोषित किए, चाहे वो 4 धाम यात्रा में जो लोग हमारी उनकी यात्रा न चल पाने के कारण से, पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बड़ी खुशी हो रही थी, युवक मंगल दल के लोग, महिला मंगल दल के लोग, सभी के लिए हमने
बिजली के टैक्स माफ किए हैं, हाउसों के टैक्स माफ किए हैं, बहुत सारे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं ये सब निर्णय ले रहा था, हमारी सरकार ये निर्णय ले रही थी, तो तमाम प्रतिपक्ष के नेतागण जो बड़ी बड़ी बातें करते थे अपने समय में, उन्होंने घोषणाएं बहुत करी, लेकिन धरा। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। एक शिक्षित समाज ही उन्नत समाज की नींव होती है। इसलिए राज्य के विकास हेतु शिक्षा जगत के उत्थान और विद्यार्थी कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस दिशा में कई उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कदम उठाए गए। हाल ही में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के ऐसे छात्र छात्रा जो आर्थिक रूप से कमजोर अथवा निर्धन हो और मेडिकल, इंजीनियरिंग, IIM आदि में दाखिले की परीक्षा पास किए हों, लेकिन फीस वहन करने में असमर्थ हैं, ऐसे छात्रों को अब प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई को अधिक सुगम बनाने के लिए प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट प्रदान करेगी उत्तराखंड सरकार। इसके अलावा 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसी तरह श्रीदेव सुमन छात्रवृत्ति भी 150 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों के कक्षा 12 के 100 टॉपर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए 5 साल तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अभिभावकों के कंधों से पढ़ाई के खर्च का भार कम करने के उद्देश्य से कक्षा 9 से 12 तक के सभी वर्गों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क जूते एवं बैग उपलब्ध करवाने का निश्चय किया गया है। प्रति विकास खंड 2 विद्यालयों यानी कुल 190 विद्यालयों को CBSE पैटर्न पर संचालित किए जाने हेतु अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और उद्योगों के अनुकूल व्यावसायिक शिक्षा और संबंधित प्रशिक्षण देने पर भी प्राथमिकता से काम कर रही है उत्तराखंड सरकार। 6400 से ज्यादा राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए। शिक्षा की अलग से बच्चों का भविष्य उज्जवल करने को सतत क्रियाशील है उत्तराखंड सरकार। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है।
स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उसके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 7 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां प्रवक्ता नवीन परशाली देहरादून में प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। हक हकूकधारी आंदोलन में थे, लगातार आंदोलन में रहे और अंततः अपने दृढ़ निश्चय और संघर्ष के आगे उत्तराखंड की हठधर्मी और तानाशाही सरकार को झुकाने में सफल रहे। आम आदमी पार्टी ने लगातार इस बोर्ड का विरोध किया था और अंततः अब आंदोलन की चेतावनी दी थी। जब हमारे पंडा पुरोहित समाज ने सचिवालय का घेराव किया था तो आम आदमी पार्टी ने भी उसमें प्रतिभाग किया था और जो 4 तारीख को विरोध प्रदर्शन होना था मोदी जी के दौरे के दौरान, उसमें आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो पंडा पुरोहितों के साथ खड़ी रहेगी और पूरे दमखम के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। आपने देखा कि जिस प्रकार से काले कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े, हमारे अखिल भारतीय स्तर पर जो अन्नदाताओं ने आंदोलन किया था, ऐसा ही आंदोलन हमारे पंडा पुरोहित समाज जो हमारे मार्गदर्शक हैं, इस सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं, उन्होंने किया था। इसलिए सभी संत समाज, सभी पुरोहित समाज बधाई के पात्र हैं। यहां पर देखने वाली बात यह है कि चाहे केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों की बात हो या उत्तराखंड सरकार के देवस्थानम बोर्ड की बात हो, जब केंद्र सरकार ने तानाशाही पूर्वक हमारे किसानों पर काले कानूनों को थोपा था, तब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और वैसे ही जब देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड में हमारे पंडा पुरोहित समाज पर थोपा गया और सदियों से चली आ रही हमारी व्यवस्था को हिलाने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मी सरकार ने किया, तो ये कहा गया कि ये बहुत अच्छा कदम है। और आज जब किसानों के संघर्ष के सामने हमारे पंडा पुरोहित समाज हक हकूकधारियों के संघर्ष के आगे जब सरकार को झुकना पड़ा और जब उनकी चुनावी जमीन खिसक गई, तो ऐसे में जब मजबूर होकर इन दोनों ही सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, जब ये काले कानून वापस लेने पड़े, जब ये बोर्ड वापस लेना पड़ा, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं
और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि ये बहुत अच्छा कदम है। तो मैं इस प्रेस क्लब के माध्यम से इन सरकारों से ये पूछना चाहता हूं कि आप तय कीजिए कौन सा सही कदम था, बोर्ड बनाना या बोर्ड को भंग करना, काले कानून थोपना या काले कानून वापस लेना। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय लेने में कैसी है, तुगलकी निर्णय लेने पड़ रहे हैं जिसमें अपना यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो इसलिए यू टर्न वाली सरकारें हैं, विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि पंडा पुरोहित समाज ने यह अपने लिए नहीं किया, यह आंदोलन हमारे पंडा पुरोहित समाज हक हकूकधारियों के लिए नहीं था। यह संघर्ष उनका इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, इसकी परंपरा को बचाने के लिए, इसकी आस्था को बचाने के लिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है, उसको बचाने के लिए था। तो आम आदमी पार्टी कोई पक्ष विपक्ष की राजनीति दांव पेचों में फंसकर राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी नई राजनीति, सकारात्मक राजनीति, रचनात्मक राजनीति और उचित अनुचित की राजनीति करती है। आपने देखा होगा जो जो हमें अनुचित लगा हमने उसका विरोध किया और जन समर्थन, जन भागीदारी से, जनता के सहयोग से सरकार को झुकना पड़ा। चाहे वो 5 कामों के मामले में उत्तराखंड की सरकार को जब घेरा गया था 5 जनहित काम बताने के लिए, तो सरकारें बदल गई यहां पर 2-2, 3-3। चाहे वो मां गंगा के सम्मान की बात थी, जब हमने आवाज उठाई कि मां गंगा का सम्मान पुनर्स्थापित होना चाहिए, तो सरकार को कराना पड़ा, सरकार को करना पड़ा। चाहे वो इगास की छुट्टी का मामला था, 20-21 सालों से जिस पर्व की बात नहीं हो रही थी, और जब आम आदमी पार्टी ने मांग की कि इगास की छुट्टी होनी चाहिए, तो छुट्टी सरकार को करनी पड़ी। और आज जब देवस्थानम बोर्ड पर लगातार आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही थी, पंडा पुरोहित समाज के साथ खड़े होकर उनके सुर में सुर मिलाते हुए इस आवाज को बल दे रही थी, तो अंततः सरकार को झुकना पड़ा। तो आम आदमी पार्टी उचित अनुचित की राजनीति करके जो उदाहरण पेश कर रही है और जन समर्थन से जो प्रयास हमारा फलीभूत हो रहा है, उसी का उदाहरण लेकर हमारे नेतागण, हमारे प्रभारी धरातल पर जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमने उत्तराखंड में विजय शंखनाद यात्रा का प्रारंभ किया था और हमारे माननीय प्रभारी जी ने पहला चरण जिसका पूरा किया था, उसका दूसरा चरण 2 दिसंबर से फिर शुरू हो रहा है। 2 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे विजय शंखनाद यात्रा 10:30 बजे रामनगर के कार्यालय में उसके उद्घाटन से शुरू होगी। 11 बजे कालाढूंगी में यह यात्रा होगी। 3 बजे लालकुआ विधानसभा में यह यात्रा का समापन होगा पहले दिन का। 3 दिसंबर को फिर कार्यक्रम 11 बजे रानीखेत विधानसभा में होगा, जहां पर विजय शंखनाद यात्रा निकलेगी। और 3 बजे यह यात्रा सोमेश्वर विधानसभा में जिसका समापन होगा। 4 दिसंबर को 11 बजे द्वाराहाट में विजय शंखनाद यात्रा निकलेगी और 3 बजे सल्ट विधानसभा में इसका समापन होगा 4 तारीख को। 5 दिसंबर को विकासनगर में यह विजय शंखनाद यात्रा निकलेगी, जिसको हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय दिनेश मोहनिया जी जिसका नेतृत्व करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की विजय शंखनाद यात्रा का दूसरा चरण उत्तराखंड में चल रहा है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रभारी जी करेंगे। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।